हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को नमस्कार। मैं शमा परवीन समान अधिकार आयोग के पेज से लाइव आने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि हम हमेशा यहाँ पर लाइव आते हैं। तो क्यों आते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मकसद हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित होने से बचाना है। हमने एक मुहिम छेड़ रखी है जो कि हिंदुस्तान में आजकल नाजायज़ रिश्ते, लिव इन, समलैंगिकता, अश्लीलता और नशा, ये चीज़ें इस तरह है जो परिवारों को तोड़ रही है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से विनाश कर रही है। तो आइए इन सभी गलत व्यवस्थाओं को रोकने के लिए, और आजकल जो ज़्यादातर यानी 90% के करीब जो बहुएं होती है वो शादी होते ही अपने पति के साथ ना निभाकर अपने आशिकों के साथ भाग जाती है और पति और उसके परिवार वालों पर झूठे मुकदमे 498 DV 125 374 375 376 और भी कई ऐसे धाराएं हैं जिन पर पति और उसके परिवार वालों को केस में फंसा देती है। आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर पुरुष परिवार इसमें फंसे हुए हैं, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, सामाजिक संगठनों के NGO के धक्के खा रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये जो गंदी व्यवस्थाएं, गंदे कानून हैं जो परिवार, समाज और देश का एक तरह से अहित ही कर रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं, इस सभी के लिए नुकसानदायक है। आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या भोगेंगे, कुछ नहीं कह सकते। जब तक ये गंदी व्यवस्थाएं, गंदे कानून ख़त्म नहीं हो जाते या इनमें सुधार नहीं हो जाता, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग गलत का विरोध करते हैं, गलत को एक्सपोज करते हैं, उसी तरह आप भी हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सीख कर बोलना नहीं चाहते। और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे परिवर्तन आएगा? सोच के बताएं कि चुपचाप रहने से कोई तरह का परिवर्तन आता है क्या? जब मैं इस उम्र में एक औरत होकर बोल रही हूँ तो आप क्यों नहीं बोल सकते? पीड़ा भोग रहे हैं, कोर्ट केस में चक्कर लगा रहे हैं, आए दिन पेशियों पे जाते हैं, अपना काम धंधा, अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपना समय, और इतना सब कुछ बर्बाद करके भी आप जलील होकर वहाँ से आते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आप पीड़ित तो हैं, लेकिन आपके चुप रहने से ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह के प्रताड़ना का शिकार नहीं है। आप किसी भी प्रताड़ना का शिकार नहीं है, यही लगता है। अगर गलत कह रही हूँ तो आज दिन तक किसने वीडियो बनाया, किसने परिवार आयोग की मांग की, किसने लिए, किसने अपने और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए जहाँ आपकी सुनवाई की मांग रखी जानी हो तो उसके लिए आवाज़ उठाई? आप लोग 4 लोगों में बात तो कर लेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी बहू ने ये किया, हमारी पत्नी ने ये किया, लेकिन जब आपको सीधा साधा उपाय बताया जाता है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करके अपनी शक्ल दिखाकर, अपनी ओरिजिनल आईडी से लाइव आकर बोलना ही एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जहां से आप अपनी बात को, अपनी पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जी तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा माध्यम नहीं जहां से आप बोल सकें या आपकी आवाज़
जहाँ पहुँचानी हो, जहाँ से कानून बनते हो, पारित होते हो, आपके ऊपर थोपे जाते हो, सभी के ऊपर, वहाँ तक आपको अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए आपको इस सोशल मीडिया का सदुपयोग करना ही होगा, और कोई विकल्प है भी नहीं। यहाँ ना तो आपका समय खराब होता है, ना पैसा खराब होता है, न ही आपकी इज्जत खराब होती है, न ही आपको जलील होना पड़ता है। केवल आपके मोबाइल का डेटा लगता है। किस जगह से आना चाहते हैं ये आपको सोचना है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कई लोग पीड़ित पुरुषों की संस्थाएं खोलकर बैठे हैं, लेकिन वो एक तरह से पैसा कमाने का जरिया ही बनाकर बैठ गए। कहाँ तक उनकी बात पहुँचती है? ज़्यादातर जनों के मोबाइल की, अपनी फेसबुक की आईडी जो है वो लॉक मिलती है। तो ये बात मैं जानना चाहती हूँ कि अगर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए कानून बनाने की सोची, तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, किस नाम से ढूंढेंगे? अगर आपको अपनी आवाज़ वाकई में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जी तक पहुँचानी है, तो सबसे पहले तो अपनी मोबाइल की प्रोफाइल का लॉक खोल दीजिए। और दूसरा, अलग अलग संगठनों में अलग अलग पेज पे जाने से अच्छा है किसी एक राह को पकड़िए, एक जगह को पकड़िए, क्योंकि जगह जगह मुंह मारने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हर जगह मैं देखती हूँ कि कई लोग लाइव वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर वकीलों को बुलाकर बैठाते हैं, वकीलों की सलाहें लेते हैं। अरे वकीलों की सलाह लेनी होती तो हर जगह वकील साहब मिल जाते हैं, उनके ऑफिस में या उनके घर पे भी जाकर ले सकते हैं सलाह। तो फिर यहाँ लाइव के अंदर वकीलों को बुलाने से, वकीलों की सलाह लेने से क्या मतलब है? आप कहेंगे ये औरत वकीलों के खिलाफ बोलती है। बिल्कुल बोलती है, क्योंकि एक वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो केस खत्म होने ही नहीं देता और इसका समाधान भी होने नहीं देता। जब पता है कि लड़की ने झूठा केस किया है, तो उस लड़की के विरुद्ध न तो पति का परिवार कुछ कह पाता है, न ही वकील कुछ कह पाता है। परिवार तो इसलिए नहीं कह पाता कि पति और उसके परिवार के लिए कोई कानून ऐसा नहीं जो उसके समर्थन में कोई कार्रवाई करवा सके। और दूसरी बात कि कोई वकील ये नहीं चाहता कि आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि वकीलों की जेबें जब भी आपकी पेशी होती है, केस जब तक चलता रहेगा बढ़ती ही रहेगी। इसलिए कोई वकील नहीं चाहता कि आपका केस खत्म। इसीलिए हम लोग वकीलों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हर पेशी पे वकीलों को भी पैसा देना पड़ता है और कोर्ट में कागजों के नाम पर भी कई बार पैसे मांगे जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि पतियों के लिए भी कानून है, कई वकील साहब भी कह देते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ इस लाइव के जरिए कि अगर पति और उसके परिवार के लिए कानून है, तो उस धारा का इस्तेमाल करके किसी जज को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं उन कानूनों का, उन धाराओं का इस्तेमाल करके झूठा केस करवाने वाली लड़की को या औरत को सजा क्यों नहीं दिलवा पाते? अभी तक तो किसी को भी ऐसी सजा नहीं हुई है जिसने अपने पति और उसके परिवार को
झूठे केसों में फंसाया है। ऐसी ऐसी हत्यारी महिलाएं जो आशिकों के साथ मिलकर अपने पतियों को मार देती है, जान से मार देती है, हत्या कर देती है, या झूठे केसों में मेन तौर पे एलिमनी और मेंटेनेंस के नाम पर उस पति को पुलिस वालों द्वारा, वकील द्वारा, जजों द्वारा ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने पति आत्महत्या कर रहे हैं आए दिन। फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस तरह से एक पुरुष निर्दोष होते हुए पुलिस, वकील और कोर्ट द्वारा जब प्रताड़ित होता है मेंटेनेंस या एलिमनी के नाम पर, और तो वो क्यों करेगा आत्महत्या? केस तो चल ही रहा है, पेशियों पे वो जाता ही है, फिर भी वो पुलिस वालों द्वारा, वकीलों द्वारा और जजों द्वारा ऐसे ऐसे जजमेंट निकाले जाते हैं, दबाव डाला जाता है कि पैसा देना पड़ेगा। आज एक वीडियो मैंने देखा है, किसी ने भेजा है मुझे, एक व्यक्ति जिसपे ये 498 डीवी का केस लगा हुआ, मेंटेनेंस का केस लगा हुआ, उसके पास नहीं है पैसा, लेकिन किसी की भी सहानुभूति या किसी के पास भी, जज के पास भी, वकील के पास भी, पुलिस वाले के पास भी उसके लिए सहानुभूति नहीं। वो जिस परिस्थिति में रह रहा है, जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं। किसी को ये भी डर नहीं कि हम इतने ज्यादा दबाव डालेंगे तो हो सकता है वो पुरुष तंग आकर आत्महत्या कर ले। वो पुरुष जिस पे मेंटेनेंस का इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि वो भीख मांगने पे मजबूर हो गया, हाथ में बोर्ड लेके वो भीख मांगने बैठ गया कि मुझे मेरी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट से दबाव डाला गया है, इसलिए मैं भीख मांगने पे मजबूर हूँ। बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह के इतने किस्से हो रहे हैं, फिर भी आप लोग चुप हैं, बोलते नहीं। कई लोग तो देखकर, ऐसे लोगों को देखकर मजाक बनाते हैं। बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि वो भुगतते नहीं है, जो मजाक बनाते हैं। कोर्ट में केस होने पर लोग एक तरह से अपने आप को प्रताड़ित करने वाले एक दूसरे का मजाक बना कर रख देते हैं, दूसरों की तो क्या कहेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहना चाहती हूँ कि एकजुटता दिखाकर, किसानों की तरह एकजुटता दिखाकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ कि एक हो जाइए, अपना संख्या बल दिखाकर इस सोशल मीडिया के जरिए हैशटैग लगाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को अपना वीडियो दिखाइए। जरूर पहुंचेगा, देर सवेर जरूर पहुंचेगा। जब आम जनता तक पहुंच सकता है तो उन तक भी जरूर पहुंचेगा। इसलिए पहुंचाइए अपनी आवाज, अपना संख्या बल दिखाकर। जरूरत तो इसी बात की है। आप लोग क्या करेंगे? आएंगे, वीडियो देखेंगे, लाइक कर देंगे, कुछ अच्छे से कमेंट कर देंगे, कुछ लोग गंदे कमेंट भी कर देते हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, जैसे उनको उनके माँ बाप ने संस्कार दिए होंगे, जब वो ऐसे गंदे कमेंट भी करके जाते हैं। कुछ लोग शेयर भी कर देते हैं। तो हमारे वीडियो ये लाइक कमेंट के लिए नहीं है। हाँ, शेयर हो सके जितना कर दीजिए, लेकिन वो भी आप अपनी प्रोफाइल का लॉक खोलेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो अनेक लोगों तक जो मकसद लेकर हम चले हैं वो मकसद उन तक पहुंचेगा, हमारी आवाज पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि हमारी तरह आप लोग भी बोलिए, चाहे आपके ऊपर किसी तरह का केस हो या ना हो। आज नहीं है तो आने वाले भविष्य में हो सकता है, क्योंकि बुरा वक्त, मौसम,
मौत, किसी का कोई भरोसा नहीं। बुरे वक्त का, मौसम का, मौत का, और क्या बताऊं मैं आपको, मेहमानों का भी कोई भरोसा नहीं। ये तो आम बात है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं। आज आप खुशहाल है, कल को आप किसी केस में फंसकर प्रताड़ित भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक आपके लिए कोई कानून नहीं बन जाएगा, ऐसा मजबूत कानून कि आप सच हैं, सच्चे हैं, निर्दोष हैं, तो आप फंसेंगे नहीं। और जिसने झूठा इल्जाम लगाया आपके ऊपर, वो खुला घूमेगा नहीं। तो इसके लिए हम सबसे अच्छी मांग ये रखते हैं कि जब भी कोई पत्नी या बहू केस दर्ज करवाने जाए, तो पुलिस वाले उसका नार्को टेस्ट कराएं, या कोर्ट इजाज़त दे उसके नार्को टेस्ट की। अगर केस दर्ज हो चुका है तो कोर्ट उसे इजाज़त दे नार्को टेस्ट की, ऐसा जजमेंट निकाले। नार्को टेस्ट होते ही केस सच्चा है या झूठा उसका पता चल ही जाता है। सच्चाई तभी सामने आ जाएगी कि आरोपी प्रत्यारोपी दोनों में से कौन दोषी है। इसलिए हम ये बार बार मांग रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि एक तो लंबे समय तक केस नहीं चलेगा, और किसी पति को, वो सच्चा है तो उसे प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। जिसने उसे फंसाया है उसे सजा मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए हम बार बार कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दलाल टाइप के लोग हैं जो को टेस्ट की मांग से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हो भाई? या तो आप गलत हो, आपने किसी के साथ गलत किया है, या आपने किसी को गलत सलाह दी है, तभी तो आप लोग चिढ़ते हो। ऐसे लोग दलाल नहीं तो और क्या है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या ये मांग करके उठाइए कि आरोपी प्रत्यारोपी दोनों का ही नार्को टेस्ट हो। ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ, इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए तो लंबे लंबे केसों की संख्या भी नहीं होगी, और हमारे हिंदुस्तान में तलाक जैसा विषैला सर्प फन फैला रहा है, उसका भी नाश होगा। घर परिवार टूटने से बचेंगे। स्त्री गलत है तो स्त्री को सजा, पुरुष गलत है तो पुरुष को सजा। क्योंकि हम बात करते हैं, भेज दिया सुरेंद्र जी, बात तो करते हैं समान अधिकार, समान आयोग, समान कानून की, लेकिन बात वो भी कीजिए समान गुना और समान सजा की, तभी समानता नजर आएगी। हर हर महादेव, बोलिए। हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को। मैं वेस्ट बंगाल से सुरेंद्र अग्रवाल। देखिए, आप लोग बात कर रहे हैं पॉलीग्राफ की, नार्को टेस्ट की, जिसके लाने से सुलह हो सकती है, घर परिवारों का रास्ता निकल सकता है, आज जो है रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में केसेस की संख्या घटेगी, दलालों की इनकम घटेगी। और यहाँ पर दलाल एक नहीं है, दलालों भरे पड़े हैं। कोर्ट में जो वकील हैं उन लोग भी यही आशा रखते हैं कि बाहर लोग दलाल बने, बाहर लोग केसेस लेके आए, किसी भी प्रकार का, किसी का भी अगर झगड़ा लग जाए तो जो बैकफुट पर आ जाए, जिसके ऊपर में केस लगे, उसको मैंने टारगेट एक ही है कि उसको मजबूर करे सेटलमेंट के लिए, और उसको इतनी बड़ी रकम रखें उनके सामने, और साथ ही साथ कोर्ट का डर, सेक्शन का, नॉन अवेलेबल सेक्शंस का डर। तो ये जो है डबल कॉम्बो है। ये हमारा वीडियो जो देख रहा है उसको यही बेनिफिट हो सकता है कि हम लोग खोल खोल के साफ सुथरा बताते हैं कि ये किस तरीके से दलाले और वकीलें मिलकर उनके साथ, और साथ साथ पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मिलके आज रिश्तों में कड़वाहट ला रहे हैं, रिश्तों को तबाह कर रहे हैं, घर परिवारों का नाश क्या सर्वनाश कर रहे हैं। और ये खेल
तब तक चलेगा जब तक पुरुषों के लिए या घर परिवारों के लिए, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए एक समान कानून नहीं होगा, कानून में पारदर्शिता नहीं आएगी। वो आएगी नार्को टेस्ट से, वो आ सकती है ब्रेन मैपिंग से, वो आ सकती है जब पर चीजों में जो है बयान रिकॉर्डेड होने लगे और कोर्ट के समय में एक कोर्ट के सामने एक निर्धारित समय रखा जाएगा कि इतने समय के अंदर आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। एक, एक बिल्कुल और बहुत सारे केसेस में, पारिवारिक केसों में वकीलों की नो एंट्री, वकील वकीलों का कोई काम नहीं होगा। लड़का अपना पक्ष खुद रखेगा और लड़की अपना पक्ष खुद रखेगी, बिना किसी पारिवारिक सदस्य की, बिना किसी एनजीओ की मदद से। तब जाके कोर्ट में केसेस की संख्या घटेगी, खासकर 498 के झूठे मुकदमे, 376 के, 125 के, इस तरह के केसेस। लेकिन यहाँ तो टारगेट एक ही है वकीलों का, दलालों का, किस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ाई जाए। और जब केसेस नए रहते हैं, गर्मा गर्म रहते हैं, तो जेब जेब इंसान आसानी से ढीली करता है। जब डरा हुआ इंसान आसानी से पैसे कहीं से भी ला कर देता है ताकि उसकी जान बच सके। उसके उसको उसको एक कॉम्प्रोमाइज, उसको एक सॉल्यूशन दिखाया जाता है। आप इतना रुपए देंगे, ये आपके लिए बेस्ट रास्ता है, आप इतना रुपए लगेंगे। ज्यादातर केसेस नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये सारा जो खेल है, ये खेलों को शांत दिमाग से अगर समझे, अगर हमारा वीडियो देखे, विशाल जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आप कितना बोल पाते हैं, क्या बोल पाते हैं, उसके ऊपर नहीं, आप कितना समझ पाते हैं। और विशाल जी की लगातार 2018 से एक ही चेष्टा है, लोगों को समझाएं ताकि हर इंसान आकर इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठा सके, हर इंसान बोल सके। आजकल लुटेरी दुल्हनों का जमाना है। एक महिला जिसने 32 शादियां की, 50 शादियां की, 12 शादियां की, ये मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया कवर में देखा है, 20 शादियां की, या कर्नाटक के साथ 6 शादियां की। तो इनका खुलासा देरी बाद में होता है। इनका खुलासा बाद में क्यों? इनका खुलासा पहले ही हो जाए। अगर जो है तलाकशुदा महिलाओं एवं पुरुषों की वेबसाइट बना दी जाए, वेबसाइट की सटीक जानकारी हो, वेबसाइट के ऊपर में गलत प्रोफाइल ना हो, इसकी जो है इसके ऊपर में कुछ सख्तियां हो, तभी जाकर ये लुटेरी दुल्हन जो है इनके ऊपर में अंकुश लगेगा। अगर इस तरह का अगर कोई प्रावधान नहीं हुआ, हमारी इन डिमांडों को नहीं मांगा गया कि लुटेरी दुल्हनों को किस तरीके से रोका जाए। लुटेरी दुल्हन के साथ मिले हुए हैं कुछ उनके गिरे हुए बच्चलन यार और उनके परिवार वाले, जो इस तरह के घटिया कारनामे करवाते हैं नोटों की भूख के लिए, जो इस तरह के घटिया कारनामे कराते हैं ताकि उन्हें व्यवसाय न करना पड़े, ताकि उन्हें नौकरी ना करनी पड़े और आसानी से सीधे साधे पुरुषों को झांसे में लेकर कभी नौकरानी बनकर, कभी पत्नी बनकर पुरुषों को फंसा सके। आज मुझे बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं कि उसकी पत्नी भाग गई, उसने केस नहीं कर रखा है, लंबे समय से वो यहाँ पर है इस तरह से, और उनका याराना किसी और से लगा हुआ है। मैंने उनके साफ शब्द में कहा, उनके यार से अगर कोई नए बच्चे का जन्म होता है तो उसकी भरण पोषण, उसका पालन पोषण भी की जिम्मेवारी भी पहले पति को उठानी पड़ेगी। ये किस तरह का नियम कानून है, किस तरह का घटिया रूल है। लेकिन इस घटिया रूल, इस घटिया कानून के खिलाफ बोलने की आवश्यकता है, घटिया कानून को समझने की आवश्यकता है कि आज कोई भी पुरुष या कोई भी परिवार या कोई भी बुजुर्ग, बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं। आज अगर महिला अगर ये ठान ले कि आपने तांडव, इस तरह के केसेस का अगर तांडव मचा दे, तो पुरुष के बचने की बिल्कुल भी कोई भी संभावना नहीं है। वो केस में उसको लपेटेगी, उससे सेटलमेंट के लिए मजबूर करेगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पुरुष नहीं बोल पा रहा है, अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है, या पुरुष ये सोचता है कि मेरी इन वीडियो को लाइक कौन करेगा, या मेरी इन वीडियो को शेयर कौन करेगा, या इनके दर्शक कम है, लोगों को समझ में कम आ रही है। सरकार, कानून, प्रशासन जो है, हम सीमित इलाकों में रहने वाले, इस तरह के जो है कॉन्फाइंड एरिया में रहने वाले लोगों की बातें हैं। हम तो सेलिब्रिटी नहीं है, हमें समझेगा देखेगा कौन। लेकिन ये कहते हैं कोशिश जो है छोटे पायदान पर ही करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े सेलिब्रिटीज जो हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, या
राजनीति से कोई ताल्लुकात रखता हो, जो वेल नोन फेस हो, पब्लिक फिगर हो, इस तरह के लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर में आकर कम बोलेंगे या उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास में पैसों का भरमार है। आज कोई सोचेगा पैसे वाले जो है बड़े काम करेंगे, तो ये एक भूल है। या निच लेवल का इंसान काम करेगा जो डेली कमाता खाता है, तो भी एक भूल है, क्योंकि उसको उसे बेचारे को अपनी रोज की जरूरत ही पूरी करने में उनका सारा समय। अगर इस काम को अगर कोई इल्जाम देगा सब कुछ अगर चाहिए बैलेंस स्टेट में, तो वो मिडिल क्लास लोग को चाहिए। घर परिवारों के लिए कानून, एक समान कानून महिला एवं पुरुष के लिए। अगर महिला दोषी है तो महिला के लिए भी उतनी ही सजा। लेकिन आज अगर महिला होटल या खेतों में महिला एवं पुरुष जब पकड़े जाते हैं, तो पुरुष का चेहरा दिखाया जाता है और महिला का छुपा दिया जाता है, ताकि ऐसी बेशकीमती महिला का, ऐसी बच्चलन महिला का इस्तेमाल किया जा सके और फर्दर क्राइम्स के लिए उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, साफ शब्दों में वैश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जो महिला लिव इन में रहती है उनका रजिस्ट्रेशन सरकारें कंपलसरी कर रही है। माता जी, मुझे तो एक ही चीज समझ में आ रही है, देख रही है ना माता जी? हेलो। हाँ मुझे तो एक ये जो वैसे जो लिव इन को जो रजिस्ट्रेशन करा रही है, इससे मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ, कौन कौन जो है, ये जो है इस तरह का सिक्का कौन कौन सा है, सोने का सिक्का, इसको आइडेंटिफाई करने की चेष्टा हो रही है क्या? हाँ। अगर रजिस्ट लिव इन को अगर लिव कौन इन को करवा अगर रहा है? कोई भी नहीं करवा रहा है। नहीं नहीं हजारों मैं में कोई एक आधा करवाता होगा। नहीं सर, हजारों में कोई एक करवा रहा होगा ये मैं नहीं, लेकिन लिव इन को कंपलसरी करवाने का मैं इस तरह का सुना हूँ, टीवी के ऊपर में भी देखा हूँ। नहीं तो सरकारें बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, सही है। सरकारें अगर लिव इन को ये करवा रही है, तो इसमें माने ये आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन कौन से माने इलिजिबल प्लेयर हैं यहाँ पर, माने काबिल लोग कौन कौन से हैं जो इस तरह के वैश्यवृत्ति को इल्जाम दे सके, बड़ी बड़ी वैश्यवृत्ति कर सके हैं। हम्म जिनका घर परिवारों से तो कोई ताल्लुकात है नहीं, माँ बाप की सेवा तो उन लोग करेंगे नहीं, बच्चे बुजुर्गों को तो देखेंगे नहीं है। और किसी भी ये जानवर हो या कोई इंसान हो, उनके प्रति तो उन ऐसे लोगों की कोई सहानुभूति है नहीं। उनकी तो भूख है सिर्फ वासना, उसकी पूर्ति करने के लिए, अपने हवस को पूर्ति करने के लिए दो लोग जो है ऑपोजिट सेक्स के एक साथ में इकट्ठे हुए। एम आई राइट? मैं सही सही कह रहा हूँ? तो उनको आइडेंटिफाई कर रही है सरकारें, उनको रजिस्ट्रेशन करा रही है, उनका फोन नंबर, उनका जो है आइडेंटिटी ले रही है उनकी, ताकि जरूरत पड़े तो उनसे कांटेक्ट कर सकें वैल्यूएबल ठीक है। काम के लिए। ठीक है ना? हाँ, उनको 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 पहचाना जा सके, उनको बुलाया जा सके, जब सेना की जब जो है जंग के मैदान में उनकी दरकार पड़े ऐसी महिलाओं एवं पुरुषों की, तब उनको बुलाया जा सके, ताकि उनको प्ले बॉय या प्ले गर्ल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सही है ना? हम्म, तो वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए कौन बोलेगा? वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए हम सोचेंगे कि कथावाचक लोग इस बात के ऊपर में जोर देते हैं, बोलते भी हैं कि वैसे ये जो है लिव इन जो है हमारी संस्कृति नहीं है, और हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, बहुत धर्म छुपा हुआ है, जिसके तहत मानवता और प्रकृति की बहुत सेवा हो सकती है। लेकिन बिल्कुल। इस तरह के ये जो झूठे जो गंदे कारनामे जो सरकारें कराने पर लगी हुई है, हम्म। इनके लिए हम बोलने के लिए आते हैं। लोग सोचते हैं कि ये अपनी भड़ास उतारने के लिए आते हैं कि इनकी पत्नी भाग गई। लोगों ने तो एंटरटेनमेंट का जरिया बना रखा है। हाँ, लोगों ने एंटरटेनमेंट का जरिया बना रखा है हम्म कि डांस नाच गान देखेंगे या फिल्में ये सब चीजें देखेंगे, तो भैया हम्म। अब देखने का एक समय होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग ये सब चीजें देखते हैं उन लोगों को दुनिया कोई नहीं देखती है। नहीं, एंटरटेनमेंट करते हैं उस वक्त इनकी इज्जत नहीं जाती। पहली रात को बीवी है ना, इनको लूट के इनके मुंह पे थूक के जाती है, अपने यार के साथ भागती है, उस वक्त इनकी इज्जत नहीं जाती है। ना, लेकिन ना, यहाँ पे क्या 112 की गाड़ी दरवाजे पर आती है, उस टाइम इज्जत नहीं जाती है। लेकिन क्या कि लाइव आकर चेहरा दिखाकर बोलने में इनकी इज्जत जाती है, इनके रिश्तेदारों की हमारा इज्जत जा जाती चुका है। है। हम हाँ। माता मेरा सब कुछ जा चुका है, अब केवल आना बाकी है। हैं? अब अब केवल आना बाकी है। इस तरह के वीडियो बनाकर हम अगर
लोगों तक पहुंचा सके, सरकार, कानून प्रशासन, राष्ट्रपति, कानून मंत्री के टेबल तक अगर हम इस तरह के वीडियो पहुंचा सकें कि हम परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, घटिया कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, न्याय व्यवस्था की गंदी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, साथ ही साथ हम अच्छे खासे किस तरीके से सुझाव बन सकते हैं उनके ऊपर में चर्चा करते हैं। लेकिन लोगों उनका सिर्फ एक ही काम है, किस तरीके से गंदे व्यवसाय को क्रिएट किया जाए, गंदे व्यवसाय का निर्माण किया जाए, घर परिवारों को दांव पे रखकर। आज वही कोई ये हाँ जी, विरोध करते हैं, जो हमारे बोलने से चिढ़ते हैं, वो ज्यादातर दलाल वकीले, दलाल पुलिस वाले, ऐसे ही लोग चिढ़ते हैं। नहीं, ऐसे लोग चिढ़ते हैं। ऐसे मैं तो लोग ये ही कहूंगा, चिढ़ते हैं, या जो जो इनके इंस्टीट्यूट खोल कर बैठे हैं और अपने आप को कहते हैं हम पीड़ितों की मदद करते हैं, वो मददगार नहीं है। हम्म, वो एक तरह से उन आदमियों से, जैसे औरत वेश्या होती वैसे उन पुरुषों को वेश्या बना रहे, हम्म। कभी नाजायज रिश्तों में फंसाकर, कभी समलैंगिकता में फंसाकर इंस्टीट्यूट खोलकर देखिए बैठे हैं। माता जी, 2020 में मेरे घर में बहुत सारे लोग आए थे उनकी तरफ से, लड़की वाले, 2021 में है, कोरोना काल के ठीक बाद, कि आपके रूम में बैठकर आप सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। हम्म, 25 लोग उनकी तरफ से। मैंने क्या किया उस समय में, अचानक उन लोग आए, ये तो मेरी सहमति नहीं थी, घर में कुछ अनबन मैटर था जो भी इस तरह के जिसके साथ होता है। मैंने सीधा कैमरा ऑन किया था मोबाइल का, एक ही कैमरा, हम्म, और 3 लोग भीतर रुके और बाद बाकी निकल के चले गए। सिर्फ मोबाइल का कैमरा मैंने ऑन किया था कि गलती तो मैंने क्या रखी है ना, आरोप तो मेरे ऊपर लगे हुए हैं, तो हाँ, यहाँ जो कुछ भी होगा रिकॉर्डेड होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं और आप मैं आपके घर में आऊं, हाँ, हम्म, कोई बातचीत करूं, तो आप रिकॉर्ड करिए, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लगा दीजिए, हर दिशा से मेरे ऊपर में कैमरा लगा दीजिए। अगर हम्म, मेरे मन में खोट नहीं है, कोई चोरी वाली प्रोग्राम नहीं चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर में, या कोई हम्म, ठगबाजी वाला काम मेरे दिमाग में नहीं है, तो मुझे कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे मैं आपके घर में आऊं, आप कैमरा लगाइए, रिकॉर्ड करिए सारी बातों को। जी, आज जो अभी ये जो बातें कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करके अपने मोहल्ले में यार दोस्तों को बांटिए। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं। हम्म, समस्या जो हम लोग बात करते हैं कि बयान रिकॉर्डेड से, और वो भी लाइव रिकॉर्डेड अगर हो तो बहुत, और लाइव वो जो है खुले आसमान के नीचे, खुले आंगन के नीचे उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जाए, और कॉपी दोनों पक्षों को उपलब्ध करा दी जाए। बिल्कुल, इनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसके बिल्कुल, बाद नार्को टेस्ट है, इससे मेरा नार्को टेस्ट सबसे पहले कराया जाए। मैं कितना सच्चा हूँ, कितना झूठा हूँ, मैंने कितना मारा है, कितना पीटा है, कितना दहेज खाया है, और साथ ही साथ उनकी मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी को मैंने मिसयूज किया है। मेरा सबसे पहले नार्को टेस्ट कराया जाए। आज आज मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई है, किसी की है, कोई केस आया हुआ है मेरे पास। हम्म, तो उस लड़के का जो उस लड़के की बीवी है, उसका भाई, लड़के का साला, हम्म। उसने किसी को रिकॉर्डिंग भेजी कि उस लड़के का फोन नंबर और फोटो भेजो उसको मरवाने के लिए, अच्छा, अच्छा। वो गुंडों को देगा। बस ये सब हो रहा है क्योंकि माने, वो लड़का लापता है। वो लड़का लापता, उसके घर वाले आए थे मेरे पास, अच्छा। तो उसके घर वालों को रिकॉर्डिंग मिली। हम्म, नहीं, हमारी वो रिकॉर्डिंग। वो खुद तो अपनी बीवी को भगा के लेके आया, खुद तो नीची जात का है और ऊंची जात वाली को भगा के लेके आया। अच्छा। ठीक है ना? हाँ। हम्म, तो उनके लड़की जिसको भगा के लाया, और उसके पियर में तो क्या है कि ऊंची जात वाले जो है ना, नीची जात वालों के साथ लड़की भाग जाती है तो उस लड़की का कत्ल कर देते हैं, और उस लड़के का भी। अच्छा, अच्छा, इसलिए अच्छा। डर के मारे क्या ना, तो लड़की पियर जाती है, हम्म, और लड़के की जो साले की बहू है ना, हम्म। वो ना तो पियर जाती है और ना वो छुपके रह रहे हैं, चोरों की तरह रह रहे हैं कई गांव में। हो रहा है, ये सब चीज हो रही है। हाँ, वो चोरों की तरह गांव में रह रहे हैं, लेकिन
अब अपनी बहन के साथ मिलकर केस करवाया। उसकी बहन पहली रात को ही सब कुछ लेकर भाग गई थी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे छूना नहीं। अच्छा। ठीक है ना। और हम्म, लड़के के घर से 8-9 तोला सोना और पैसे वगैरह लेके गई, भागी थी। जो लोगों तो ने उसकी उसको दिए थे ना पैसे, वो हम्म, लिफाफे आए हुए थे जो। और 17 महीने बाद में उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर केस किया और 10 तोला सोना लिखा है, जिसके घर में 2 वक्त खाने का नहीं। और उसने 10 तोला सोना लिखवाया। ठीक है ना। तो अब क्या हम्म, उनको और पैसा चाहिए। हम्म, तो क्या है कि लॉकडाउन के बाद से लड़का तो है ना, एक 2 बार उसने सुसाइड की कोशिश की लड़के ने। हम्म, तो सोशल मीडिया के जरिए उसके घर वालों को पता चला। तो घर वाले तो बेचारे रो रहे हैं उस लड़के की याद में। और ये हम्म, है ना लड़के का, लड़की का है ना भाई, और है ना, और लड़की खुद गुंडों को ढूंढ रही है उस लड़के को मरवाने के लिए। हम्म। लड़की का मैं भाई। पैसा 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 इतना बर्बाद करने के बाद भी उनको पैसा चाहिए। और खुद जगह अलग अलग आदमियों के साथ सोती है। खुद अलग अलग वही आदमियों का कितने आशिक बना रखे हैं। आशिक बना रखे हैं ताकि उनसे रुपये ऐड सकें, बस यही प्रोग्राम है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, चोर मचाए शोर, सीधा सीधी बात एक ही है। लेकिन इस बात के ऊपर में लोग चिंतन नहीं करते हैं कि चोर शोर क्यों मचा रहा है। चोर को तो छुप जाना चाहिए। चोर शोर इसीलिए मचा रहा है ताकि वो किसी और आरोप किसी और पर लगा सके। तो आरोपी किसी और को बना देता है ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए। सिंपल सा फंडा है ये। एक चोर तो बनाना पड़ेगा ना। खुद चोर है तो किसी चोर को तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से आरोप हमारे ऊपर में भी लगा हुआ है। झूठे 498 का, तीन, ये 125 का, 406 का, इस तरह के केसेस का बोझ हम लेकर सालों साल कोर्ट के धक्के खाए हैं। और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। वकीलें एक चीज है, वकीलों के बारे में अगर केवल बात करें तो उन लोग आपको कभी भी ये चीज नहीं बताएंगे कि आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आप चक्कर मत काटिए। हर डेट्स में भी आपका आना जरूरी नहीं है। 498 की सभी डेट्स पर जाना जरूरी नहीं है। और वेस्ट बंगाल में तो एक साल में 2 साल के अंदर में एक डेट निकलती है। मेरी तो आज तक कोई डेट निकले ही नहीं माता जी। हम्म। मैंने तो मैंने ये विशाल जी जो बात कहें कि आप कोर्ट वाले चक्कर, कोर्ट कोर्ट में तो 2 साल 3 साल के अंदर बाद में एक बार जाता था। ये तो भगवान का शुक्र है मुझे ये अकल पहले या जल्दी से आ गई थी कि वकीलों का सिर्फ एक ही काम है, मुझसे पैसे ऐंठना। इसके अलावा कोई मुझे न्याय दिलाने की कोई प्रक्रिया वहां नहीं हो सकती है किसी भी पुरुष के लिए। पुरुष जल्दी से जल्दी इस बात को समझ लें और सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातों को रखना शुरू कर दें, तो और लोगों का भला हो सकता है। घर परिवारों के और लोग जो हैं, उनके यार दोस्त या जो लोग जिन लोगों से वो परिचित है, उन लोगों को पता चल सके कि हमारा लीगल सिस्टम है क्या, वाकई में हमारा कानून है क्या। आज आरोपी यही सोचता है कि हाँ, चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, उसके बाद खुल के चीजें आएंगी। वो कोर्ट में आएगी। लड़की लड़की का कोर्ट में आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी लड़की का आना जरूरी नहीं है। ये कानून जो है पूरी तरीके से लड़की के हर एक कानून, इस तरीके से ये कानूनों को डिजाइन किया गया है कि परिवारों को, लड़के वालों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। थाने में या कोर्ट में केवल पत्नी की सुनी जाती है। लड़के की परिवार के किसी भी सदस्य की, उसकी सदस्य की, महिला की कोई भी बात यहाँ पर सुनी नहीं जाती। उसकी चाची, मामी, दादी, भाभी, ये सिर्फ महिलावादी या पत्नीवादी, पूरी तरीके से पत्नीवादी कानून है। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आज लोग पुरुष आयोग की बात करते हैं, लेकिन बाल आयोग है, महिला आयोग है, इसके बाद भी अच्छी महिला प्रताड़ित हो रही है। बच्चे आज भी मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए और पुरुष आयोग की कोई दरकार नहीं। पुरुष आयोग बनने के बाद में और कीचड़ फैलेगा। इसीलिए लोग जो एक दिन के लिए जंतर मंतर के ऊपर में आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इस बारे में, हैं,
डोनेशन, ये सब चोचलाबाजी है। इनसे कुछ भी निकल के नहीं आएगा। अगर कुछ निकल के अगर आएगा तो सोशल मीडिया के ऊपर में साहस करके, हिम्मत करके लोग बातों को बोलना सीखेंगे, तभी जाके कुछ आएगा। जिस तरीके से समा प्रोविंस समानाधिकार के ऊपर में समा आंटी जिस तरीके से बोलती है, चीजें समझाती है, डिमांडें रखती है, उन डिमांडों के ऊपर में अगर गौर किया जाए, उन डिमांडों को समझा जाए कि आज ये डिमांडें क्यों रखी गई है, किस तरीके से कानून में संशोधन लाया जाए, तभी जाके पुरुषों के लिए और परिवारों के लिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए कुछ जाकर चीजें निकल के आएंगी। अन्यथा हम इंतजार करते रहेंगे कि हाँ एक दिन कानून बदलेगा, तो कभी नहीं बदलेगा, बल्कि परिस्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। हाँ जी, यहाँ कौन ज्वाइन हो रहा था माता जी? जी, मैं आशुतोष पांडे ज्वाइन हुआ हाँ हूँ। जी, हाँ जी। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो ये कानून बदलना है, तो इस तरह से बोलना बहुत जरूरी है, एक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ऐसे ही लोग, कोई पुरुष आयोग की मांग करेगा, कोई किसी चीज की मांग करेगा, और जो भी चीज बन जाता है उसका भयंकर तरीके से दुरुपयोग तो होता ही है। उसका भयंकर तरीके से दुरुपयोग होता है, चाहे कोई कुछ भी बन जाए। तो इससे अच्छा ये सब ना बन के जैसा कि आंटी जी ने और भैया जो थे, जो भैया है हमारे गौरव जी, उन्होंने कहा, विशाल गौरव जी ने, कि परिवार आयोग का गठन होना चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, और मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। और ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए कि कोई इसका मिसयूज ना कर पाए, बल्कि सिस्टम ये होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर चीजों को ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे कि अभी कोर्ट में आप जाइए तो वहां कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, मध्यस्थता में भी कुछ नहीं होता है। यहाँ केवल काम मध्यस्थता वाला होना चाहिए, जिससे कि आगे बढ़ सके। और अगर आगे बढ़ने के लिए चांसेस ना हो किसी को भी, तो समय ना बर्बाद किया जाए। बस जैसे कि कोर्ट कचहरी में समय बर्बाद होता है, उस तरह से समय न बर्बाद किया जाए। इसका ये एक होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हो क्या है कि सबको इसी तरह लाइव आना है, इसी तरह बोलना है, तभी होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस इंतजार कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं तो हम न बोले। वो तो बोल ही रहे हैं, हमें बोलने की क्या जरूरत है, हम तो अपना काम धंधा करते ही रहेंगे। तो करते रहिए भैया, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा चीजें, है ना। आशुतोष जी, एक चीज सुनिए। जब केस नया जी रहता है तो पैसे ज्यादा निकलते हैं जेब जी से। जी और जी, बिल्कुल सही बात है। वो तो मैं ज, झेल ही रहा हूँ, तो मैं जैसे झेल ही रहा हूँ। जैसे ही केस पुराना हो जाता है, हाँ, थोड़ी बहुत जी एक जेब भी धीरे धीरे खाली होने लगती है, और ये चीज समझ में आ जाती है, जिसके ऊपर में आरोप लगे हैं कि जी मेरे जी लिए जी, यहाँ पर कुछ निकल के आने वाला नहीं है, हाँ, वो कुछ नहीं। हम लोग तो यही कहते हैं कि भैया कुछ नहीं है। मेरे वकील साहब कहते भैया आना जरूरी है, यहाँ पे ये करना जरूरी है। हमने कहा भैया एक बात बताइए, सब कुछ तो उन्हीं के फेवर में होना है, तो हम लोगों को यहाँ बुलाकर पैसा भी हम ही दें, वहां से हम अब किराया लगा के हम भी आए, और वहां पर उनको पैसा भी दें, हर चीज करें, लेकिन हम लोगों के लिए तो कुछ है नहीं ना। तो हम लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। हमने उनसे पूछा था, हम्म। तो कहे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा यही तो पूछना, यही तो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उन लोग ये नहीं आप बताते हैं। फीस वो भी ये नहीं लेते हैं, बताता, आप ये कर दीजिए, आप आप ये कहते, सेक्शन लगा वो दीजिए, वो कर वही चीज है भाई। जैसे अब जिरह होनी है, अब पता चला 2 जगह मुकदमा लगा है, 125 का लगा, घरेलू हिंसा का लगा। आप समझिए किस तरह से पैसा वसूला जाता है। भैया जिरह होनी है या 1,000 रुपया लगेगा, अब आप 1,000 रुपया उसका भी दीजिए और उसका भी दीजिए, जो जो आपने 125 का लगाया है उसका भी दीजिए। फिर इसके बाद अगर बहस होनी होगी, भैया फिर 1,500 लगेगा, उसका भी दीजिए, इसका भी दीजिए। बताइए, एकदम न्याय और होना कुछ नहीं है। 40 से मैं आपको बताऊं सर जी, अब वहां की जो जज हैं, जो सिविल कोर्ट की जज थी, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग 5 साल हो गए आप लोगों को लड़ते हुए, अब ये केस 40 साल चलेगा। बताइए, बताइए, जो जज जो न्याय देता है वो अपने मुंह से ये बात कह रहा है हम्म। कि भैया ये तो अभी और आगे हम्म। चलेगा। हम तो चाहते ही नहीं है कि ये केस खत्म हो। अब बताइए, जब अब आदमी, अच्छा इस पे भी लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है, लगे रहते हैं सब लोग अपने उसमें लगे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे किसी महिला ने केस डाला, तो वो अपने अपने ही ख्वाब में जी रही है कि मुझे तो ये मिल जाएगा, मुझे यहाँ ये मिल जाएगा।
मिलना यहाँ किसी को कुछ नहीं, बस सिर्फ क्या है, वक्त, पैसा और जो आपका शरीर है वो आने समय पे ढलता चला जाएगा। जब आप किसी काबिल नहीं रह जाओगे, तब फिर आप कहोगे यार मैंने बहुत बड़ा, फिर आप पछताओगे। तो पछताने से कोई फायदा थोड़ो है, फिर कोई फायदा नहीं है पछताने से। तो ये सब चीजें हैं, और लीगल सिस्टम अपना इतना बेकार है कि मैं क्या बताऊं। इसके इसके बारे में तो जितना बोलूं उतना कम ही है। लीगल सिस्टम, मुझे लगता है कि इस देश का कोई सुधार ही नहीं पाएगा। अच्छा सुधार तभी माता जी, पाएगा जब सब माता जी एकजुट होके जब अब अपने बोलेंगे पेज की तभी डिमांडें रख सुधरेगा। दीजिए अभी। जी। पेज माता जी, पेज की डिमांडें रखिए। हेलो। हेलो। जी। हाँ कहिए माता जी से आंटी। कहिए, क्षमा प्रवीण आंटी, माता जी से कहिए कि पेज हाँ आंटी, पेज की आंटी जी डिमांड रखने के पेज लिए। की डिमांड रखें। आंटी जी हैं तो पेज की डिमांड जैसे जो मेरे हिसाब से है, मैं जो आप एक बार आप अपनी डिमांड बताइए। जैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे परिवार आयोग बने और न्यायालय में जो परिवार न्यायालय है उसमें मध्यस्थता पे काम हो। और दूसरी तीसरी चीज नार्को टेस्ट जो होता है वो होना बहुत जरूरी है। चाहे 100 चाहे 200 कानून बने, चाहे जितना भी कानून है, ये होना जरूरी है। तो ये जो छोटी मोटी जो हमारी डिमांड है वो यही है। हेलो। हेलो। हेलो सुरेंद्र जी।